नमस्कार, सिटी 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अब तक यह बात सब लोग जान चुके हैं कि एक विकास केंद्रित बजट तैयार करने में वित्त मंत्री ने आधारभूत ढांचे को अधिक महत्व दिया है। परंतु जिस बात पर पहली नज़र में ध्यान नहीं जाता वह यह है कि सरकार ने आधारभूत ढांचा रणनीति बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। यह 2 चरणों में किया गया है। पहला रणनीतिक प्रारूप और दूसरा विविध प्रभाव क्षेत्र। आमतौर पर जनमानस के लिए आधारभूत ढांचे का अभिप्राय भौतिक संपत्ति जैसे सड़क, पुल, रेलवे, हवाई अड्डों आदि से होता है। पारंपरिक तौर पर ये सब विकास के मुख्य घटक रहे हैं। इस बजट की खास बात यह है कि बजट में आधारभूत ढांचे को नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता से जोड़ दिया गया है। इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण और रोजगार सृजन के साथ ही सड़क एवं रेल संपर्क बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। पूर्व में केवल भौतिक संसाधनों पर ही पूरा फोकस रहता था और उसी के लिए सर्वाधिक संसाधन आवंटित किए जाते थे। इस वक्त निर्मला सीतारमण हमारे साथ नहीं है। जो बजट उन्होंने पेश किया उसका मतलब क्या है, आज हम इसी बजट पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। निर्मला जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी आपके शो में मुझे बुलाने के लिए। और ये कोरोना के बाद बजट है। बहुत सारे वर्गों ने कोरोना के समय बहुत ही दिक्कत झेलना पड़ा। और जैसे आप बोल रहे हैं कि रोजगार से बहुत सारे वंचित रहे। इन सब को मन में रखते हुए और जहां हम खर्च उठाने में, जैसे इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट जहां होगा वहां खर्च करने में फायदा ज़्यादा होने का संभावना रहता है। इसीलिए हमने इस रास्ते को चुनाया जिसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए जब उपयोग करते हैं, उसमें से उदाहरण के लिए इकोनॉमिस्ट बोलते हैं हर 1 रुपया के लिए 2 रुपया 2.5 रुपया का वैल्यू मिलता है। इसीलिए उस रास्ते पे चलते हुए हमने इतने बड़े रकम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए घोषणा की है, जिससे प्रोजेक्ट कमेंस करने से पहले से रोजगार बढ़ेगी। प्रोजेक्ट लगातार 2 साल, 3 साल, 5 साल तक जब तक चलेगा उस समय तक रोजगार साइकिल रहते जाते हैं जी। इसीलिए एसेट क्रिएशन भी होता है और रोजगार भी बढ़ते हैं। लेकिन निर्मला जी, जितने जब कंस्ट्रक्शन के समय, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, कंस्ट्रक्शन के समय कोर इंडस्ट्रीज का मटेरियल के लिए जो ऑर्डर प्लेस करते हैं, सीमेंट के लिए, स्टील के लिए, उन सब में भी उन कंपनियों में, उन सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में, छोटे से लेकर बड़े तक उनके डिमांड, उनके प्रोडक्ट्स के डिमांड बढ़ने में उनके मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, जहां दोबारा रोजगार भी बढ़ेगी। इसको ही कहते हैं वर्चुअस साइकिल। एक के लिए दूसरा, दूसरा से तीसरा, ऐसे बढ़ते जाने में पूरे इकोनॉमी उठेगी। इसीलिए मल्टीप्लायर इफेक्ट को एक मापदंड मानते हैं खर्च उठाने के लिए। सुझाव है हमारे विपक्षियों का कि सीधा जनता के हाथ में पैसा डालो। नहीं, वो इसलिए भी कह रहे हैं मैम कि अमेरिका ने, चाइना ने, ब्रिटेन ने लोगों के हाथ में डायरेक्ट पैसे दिए हैं। $2,000 अमेरिका ने दिया है। तो जब लोगों के हाथ में पैसा होगा, खरीदने की कैपेसिटी होगी, तभी वो खर्च कर सकेंगे और तभी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं दिया। नहीं, ये गलत है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अनाउंस जब हुआ 48 आवर्स के अंदर, लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद, तब बड़े मात्रा में नहीं, सम लिमिटेड एक्सटेंट, बहुत गरीब, बुजुर्ग, विकलांग, इन सब को हम पैसा उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा भेजे थे। उसमें एक लेसन हमें मिला कि लोग जिनको पैसा मिला है तुरंत उसको उपयोग नहीं किए, क्योंकि उसमें गलती नहीं है। उनको मैं दोषी नहीं ठहरा रही हूं, क्योंकि अनसर्टनिटी है
क्या आने वाले 1 महीने में 2 महीने में और गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए उसको सेव करके बैठते हैं। वो भी है विषय। इसीलिए इतना सीधा साधा सॉल्यूशन नहीं है जनता के हाथ में पैसा डालो। और मैं कंट्री का नाम ले रही हूं, जो कंट्री 15% तक उनके जीडीपी का खर्च उठाए और लोगों को फरलो करते हैं, जॉब से निकालना नहीं है, उसके लिए इंसेंटिव देते हैं, इतना भी खर्च करने के बाद अभी बोल रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड टैक्स इंक्रीज करने वाले हैं। हम टैक्स को टच भी नहीं किया, किसी चीज का प्राइस को बढ़ाया नहीं। इसीलिए हर एक सरकार उनके अपने देश के परिस्थिति को समझकर उसके अनुसार कुछ सॉल्यूशंस लेकिन निकाल। जितने भी प्लान्स आपने बताए ना मैम, वो सारे तो लॉन्ग टर्म प्लान है। लोग कह रहे हैं कि तकलीफ तो आज है, दर्द आज है, तो दवाइयां बाद में आप देंगी, बाद में देंगी। प्रोजेक्ट नहीं, प्रोजेक्ट तुरंत शुरू होने से पहले से ही जॉब्स मिलता है। वो प्रोजेक्ट चाहे 2 साल के बाद कंप्लीट होएगा, तब तक कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहते हैं। ये नहीं है कि 2 साल के बाद ही उसका फायदा हमें मिलेगा। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, तब ही तुरंत साइट क्लियरेंस से लेकर के पोर्ट बिल्डअप करने के लिए, मटेरियल मंगवाने के लिए से बहुत सारे डिमांड तब की तब से शुरू होता है। तो ये आपने जो प्रोजेक्ट्स बताए हैं ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव है। हेल्थ के लिए 2,38 करोड़ का बजट बताया, सरफेस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिगर्स बहुत अच्छे हैं, इम्प्रेसिव हैं, लोगों को लगता है बहुत अच्छा होगा। लेकिन इकोनॉमिस्ट हैं वो तो पूछते हैं इतना पैसा आएगा कहाँ से? बजट घाटे का है और इतना डेफिसिट कभी रहा नहीं, तो आएगा कहाँ से? मगर पता नहीं कौन आपको डेफिसिट के ऊपर इतना स्ट्रांगली कहे हैं। हमें तो पहले बोला गया कि आप करेंसी प्रिंट करो, फिस्कल डेफिसिट के ऊपर चिंता ना करो, रेटिंग एजेंसी के ऊपर चिंता ना करो, आप खर्च करो। अभी सडनली ये कौन लोग हैं बोलते हैं कि ओए फिस्कल डेफिसिट इतना हो गया है। नहीं, ये सही नहीं है। खर्च करना है। मैं भी 2 महीने पहले ही खुलेआम बोली कि खर्च करना है, बड़े मात्रा में करना है, और अगर मैं अभी नहीं करती हूं फिर ग्रोथ को पोस्टपोन कर रही हूं, जब हमें ग्रोथ आज ही चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा मैम? खर्च करना सही है, हम संकोच नहीं किए। पैसा कहाँ से आएगा मैम इतने सारे प्लान्स के लिए? हाँ जरूर, इसका वो प्रश्न है और इसके लिए मैं कैलेंडर इस साल भी अनाउंस किया बोरोइंग का, अगले साल भी अनाउंस कर रहे हैं बोरोइंग का। रिजर्व बैंक के साथ हमारे लगातार बातचीत चल रही है। रीजनेबल रेट में बोरो करने के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा बहुत सारे चर्चा हो रही है, इसीलिए बोरोइंग जरूर करेंगे और उसके जिम्मेदारी तरीके से। बोरोइंग का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ते जाना नहीं है, इसीलिए एक हद तक बोरो करो, फिर फिस्कल डेफिसिट को धीरे धीरे कम करके आना, जिससे इकोनॉमी का ग्रोथ में रुकावट पैदा ना हो, मगर जरूर कम करते फिस्कल डेफिसिट को नीचे ले आना। ये मैंने स्पष्ट किया। एक इंटरेस्टिंग कमेंट्स मैंने आज राहुल गांधी का देखा, फिर उन्होंने लिखा कि ये लोगों के हाथ में कैश देने के बजाय मोदी सरकार जो एसेट्स हैं क्लोनी कैपिटल्स फ्रेंड्स को हैंडओवर कर का प्लान कर रही है और वहां से पैसा आएगा। ये क्रिटिसिज्म तो राहुल गांधी जी 15 दिन के एक बार बहुत बोलते हैं और उसको मैं और बहुत सारे लोग भी फैक्ट्स के साथ उसको रिजेक्ट करते आते हैं। उनको पता नहीं कौन एडवाइस करते हैं, वो ही गाना गाते रहते हैं वो जवाब देने के बावजूद भी। लेकिन ये तो सच है मैम कि पोर्ट्स को भेज देंगे, एयरपोर्ट्स को भेज देंगे और बहुत सारी चीज़ें जो नेशनल एसेट्स हैं, जो नेशनल एसेट्स हैं, वो बेचे जाएंगे। नेशनल एसेट्स आइडल रहने में किसका फायदा?
नेशनल एसेट्स जब गवर्नमेंट चलाना नहीं सक रही है, उसको ऐसे के ऐसे रखने में किसका फायदा? और नेशनल एसेट्स पब्लिक मनी लगातार जब उसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा, ऊपर से लॉस में चलता है, कितने साल तक अब पब्लिक टैक्स पेयर पैसा को उसमें लगातार कुएं में डालने जैसे डालते जाओगे? अगर उसको एक भारतीय सिटीजन को या जॉइंट वेंचर कंपनी को, क्या कुछ भारत देश के ऑपरेटर को सेल करके उसको चालू रखने में इकोनॉमी का फायदा है कि बंद कारखाना से इकोनॉमी का फायदा है? और उसको अगर कोई चलाने लायक वाले लेते हैं, चलाते हैं प्रोफेशनली, उससे फायदा है कि आइडल पड़ने में फायदा है? या नुकसानदायक चलाने वाले सरकार में जहां उनका स्पेशलिज्म नहीं है, उनके हाथ में रखना फायदेमंद है? ये सब भी सोचना चाहिए। एयर इंडिया के विषय बहुत क्लासिक उदाहरण है। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। नहीं, आपने ठीक कहा, जो एसेट्स फ़ायदा नहीं दे रहे हैं उन्हें बेचना है, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट का वादा एयर इंडिया का आपने नाम लिया, इसका तो पिछले बजट में भी आपने जिक्र किया था और कुछ हुआ नहीं। हाँ, हुआ नहीं, मैं मानती हूं। इसलिए हुआ नहीं कि जुलाई 19 बजट के बाद धीरे धीरे इकोनॉमी स्लो होने लगे, डिमांड कम होने लगे, लिक्विडिटी का शॉर्टेज था, उसको हम सही करके अक्टूबर में जिला जिला जाकर के बैंक के द्वारा लोन वगैरह क्रेडिट एक्सटेंशन करने के लिए हमारे एफर्ट्स थे। उस समय मार्केट में जाकर के एक एयरलाइन जैसे एक प्रोडक्ट को सेल करना उतना आसान वाले काम नहीं है। जितना पैसा मिल रहा है उतना ही सेल करो, डेस्परेशन में सेल करो। टैक्स पेयर के पैसा है उसमें। आखिर पार्लियामेंट में खड़े होकर के जिम्मेदार जवाब देने के समय नहीं जो पैसा आया मैंने ले लिया क्योंकि मैंने बोल दिया बजट में, ये तो नहीं बोल सकती हूँ। समय सही, मार्केट सही, अच्छा रेट मिलने का जब पॉसिबिलिटी है तब जरूर सेल करेंगे। तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि पूरी दुनिया में ये मुसीबत थी? कोरोना से पहले से भी दिक्कत थे, इकोनॉमी के स्लोइंग डाउन के वजह से, और स्टॉक मार्केट भी इतना जोरदार नहीं था उस समय, बहुत ही धीमी गति में जा रहे थे, इसीलिए उस समय नहीं हो पाया। फिर कोविड आया, मगर कोविड के समय हम प्रोग्रेस दिखाए एयर इंडिया में, EOA एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तक पहुंचे, अभी शॉर्ट लिस्ट भी हो गया है इंटरेस्टेड पार्टीज का। कोरोना का जिक्र आपने किया है, लेकिन अब आपने 35,000 करोड़ रुपए रखे थे अपने बजट में वैक्सीन के लिए, तो क्या उम्मीद करें कि लोगों को वैक्सीन मुफ्त में मिलेंगी? देखते हैं, क्योंकि अभी तक कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस, आर्म फोर्सेस, सैनिटेशन वर्कर्स, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, इनको तो हम दे रहे हैं, डॉक्टर्स, इनको तो हम मुफ्त में ही दे रहे हैं। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। कुछ लोग कहते हैं कि करोड़ों में इनकी संख्या है, और कुछ लोग कहते हैं कि 10 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया, और जिनके पास नौकरी है उनकी पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही है, पूरी सैलरी नहीं मिल रही। तो मैम, आपने इन लोगों के लिए क्या सोचा है? मैं आत्मनिर्भर भारत के समय ही जिन लोगों को उद्योग से, उनके रोजगार से हटाया गया, उनको वापस लेने में सरकार एम्प्लॉयर्स को पेंशन, उनका एम्प्लॉय का पेंशन 2 साल तक भरने के लिए एक स्कीम ले आए, जिसमें जितने भी वर्कर है उनको, जिनको हटाया गया उनको वापस लो और उनका PF हम भरेंगे। ऐसे सरकार एक स्कीम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। और इसके अलावा अभी जापान के साथ और UAE के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, उसमें थोड़ा और स्किल का ट्रेनिंग दे करके उधर जिन जिन जॉब्स का अपॉर्चुनिटी है
उधर को भी हम अप्लाई करने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको देने के लिए स्किल ट्रेनिंग एक्सटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा माइन शिपिंग, फ्लैगिंग ऑफ शिपिंग इन इंडियन वाटर्स, वो प्रमुख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के लिए ही वो अनाउंस किया है हमने। एक और विषय मेगा टेक्सटाइल पार्क्स, टेक्सटाइल सेक्टर में जॉब का लेबर इंटेंसिव है, वो उधर भी जॉब क्रिएट करने के लिए ही अगले 3 साल में 7 मेगा टेक्सटाइल क्लस्टर का घोषणा हुआ है। आज रियल एस्टेट के कुछ लोगों की शिकायत मैंने सुना और उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रियल एस्टेट में होता है, लेकिन उसके लिए बजट में कोई खास प्रोविज़न है नहीं। नहीं, वो इनविट और रेट का बेनिफिट किन को मिलेगा? इनविट मतलब इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ना रियल एस्टेट में ये जो इन्वेस्ट करते हैं उनको हम बेनिफिट दिया, वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रेट है ना। सॉवरेन फंड्स जो इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं वो प्रॉपर्टीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, उनको भी राहत दी और वो भी एक्सटेंड हुआ। अफोर्डेबल हाउसेस के लिए राहत दी, प्रोमोटर्स ऑफ अफोर्डेबल हाउसेस उनको भी राहत दी। ये सब बिल्डर्स नहीं है, ये सब रियल एस्टेट नहीं है। आज एक लाइटर वे में कही गई बात की, पहले तो रोजगार चला गया, ऊपर से जो हमारी 15 साल पुरानी स्कूटर होगी या कार होगी या 20 साल पुरानी गाड़ी होगी वो सारे स्क्रैप हो जाएंगे। 1 करोड़ गाड़ियाँ कचड़ा बन जाएंगी, 1 करोड़ गाड़ियाँ कचड़ा बन जाएंगी। वो वॉलंटरी है भैया, आप पुराना गाड़ी के साथ जीना चाहते हो तो जियो, मैं थोड़ी कंपल कर रही हूँ। आपके स्कूटर बिकना नहीं है तो रखो, पोल्यूशन क्रिएट करने वाले स्कूटर रखिए जी, वॉलंटरी स्कीम है, आपके ऊपर कुछ पाबंदी नहीं है। और जो नई गाड़ी खरीदेंगे उनके लिए पेट्रोल और डीजल पर आपने सेस लगा दिया और पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे हो जाएंगे, गर्मी में बिल्कुल आटा ही गीला। नहीं, पेट्रोल डीजल के ऊपर जो सेस है उससे कंज्यूमर का 1 पैसा भी ज्यादा नहीं होगा। वो सेस जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के ऊपर लगाया गया वो सिर्फ एक रीएडजस्टमेंट है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उससे पैसा लेने का। उससे जहां तक मैं बैक ऑफ द एनवेलप जल्द से जल्द कैलकुलेट किया, पेट्रोल और डीजल में 2-3 पैसा का कम ही हो रही है, रेट ज्यादा नहीं है, 1 पैसा भी ज्यादा नहीं है उस सेस की वजह से किसी के ऊपर भी। मैम, एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछ रहा हूँ जो सबके सामने है, जो किसानों से संबंधित है। किसान धरने पर बैठे हुए हैं और उम्मीद थी कि किसानों को उनके फसल की सही दाम मिलें, ज़्यादा दाम मिलें। इसका इंतजाम आपके बजट में क्या होगा? क्या उन्हें 1.5 गुनी कीमत मिलेगी? उसके लिए कैसी योजना है आपकी? एक एक करके हर साल हर बजट में किसान के आय दोगुनी होने के लिए ही लगातार घोषणा होते रह रही है। और प्रोक्योरमेंट इससे पहले कभी नहीं था, इतना अमाउंट भी, क्वांटिटी भी और ज्यादा किसान से भी खरीदारी हो रही है। इसीलिए मैं बजट के समय, बजट से जुड़े हुए डायरेक्ट विषय नहीं है मगर पैसा बजट से जाता है, एमएसपी 2012, 13, 14 से लेकर आज तक एमएसपी का कहानी मैंने बताया नंबर के साथ। इसीलिए जिनके सरकार के कार्यकाल में एमएसपी के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं था, जितना खरीदा गया उतना ही बस, वो आज प्रश्न उठा रहे हैं। जबकि 2014 से मोदी जी के सरकार आने के बाद किसान से खरीदारी मैक्सिमम हो रही है हर साल, पिछले साल से ज्यादा। डेटा के साथ मैं बोल रही हूं। और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑलरेडी 1 लाख करोड़ घोषणा होने के बावजूद अभी सेस के द्वारा एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 30,000 करोड़ तक अंदाजन अमाउंट होगा, वो जो स्टेट्स को जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। एग्रीकल्चर को इतने बढ़ावा देने वाला इस सरकार के ऊपर
आरोप करने वाले कौन? जिनके समय में एमएसपी का ध्यान ही नहीं था। मैंने आपकी वो फिगर्स देखी थी गेहूं पर, धान पर, दाल पर, ये सब बड़े अमेजिंग फिगर थे। ये कांग्रेस के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा मिला हुआ है एमएसपी आपकी सरकार ने दिया, ये अमेजिंग ही फिगर है। 33,000 करोड़ का गेहूं किसानों से खरीदा और 1,70,000 करोड़ के धान खरीदी गई। ये सारी फिगर्स हमारे सामने हैं, लेकिन किसान संगठन के नेता अभी भी ये कहते हैं कि उन्हें सिर्फ एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए। ये फिगर्स नहीं है, एक्चुअली पैसा है, वो उनके हाथ में गया पैसा, फिगर्स नहीं है। मैं सिर्फ पेपर में लिखे वाले फिगर्स नहीं बोल रही हूं, असली पैसा जो किसान के हाथ में गया वो ही हम बोल रहे हैं। फिर भी उनको अगर मन में शक है, मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी तो तैयार है, हर दिन तैयार है, खंडवार चर्चा करने के लिए तैयार है। मैं इनवाइट करती हूं, किसान भाई प्लीज आइए, बात करिए उनसे, हमें कुछ संकोच नहीं है बात करने में। मैम, अभी जो परिस्थिति बदली है वो पहले तो सिर्फ आंदोलन किसानों का था, अब उस पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें आकर इन्वॉल्व हो चुके हैं जो मोदी विरोधी हैं, और आज भी कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया और बजट में कुछ बड़ा क्या होता तो इसका असर दिखाई देता। ये बड़ा नहीं है जो किया अब तक एमएसपी खरीदारी, फिर भी उनको अभी तक कोई उनका क्रिटिसिज्म को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। चुनाव में उनको बुरी तरह हार मिल रहा है। अभी कुछ किसान आए मन में शक लग और डाउट के साथ, उनके साथ जाकर खड़े होकर के ये समझ रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसान अगर उनके मन में डाउट है, हम आंसर करने के लिए तैयार है। चुनाव इसको उनके राजनीति, जैसे आप लोग बोलते हैं हिंदी में, राजनीति रोटी सेकने वाले बात जी, यही हो रही है उधर। एक तो अच्छी बात है कि आपने आज बहुत अच्छी हिंदी बोली। राजनीति की रोटी सेकने वाली बात आसान नहीं होता बोलना। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है हिंदी में। थैंक यू मैम, जो राजनीतिक दल हैं, अब आपने इलेक्शन की बात की है तो ये भी बार बार कहते कि जो भी बजट में किया वो तो राजनीति को देखकर किया, चुनाव को देखकर किया। पश्चिम बंगाल के लिए जैसे फॉर एग्जांपल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना है उससे सबका फायदा है। लॉन्ग टर्म में भारत देश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा, आज रोजगार भी मिलेगा, पैसा जनता के हाथ में भी जाएगा और खर्च करने वाले सरकार है, इसीलिए वो अच्छा रास्ता है। उसमें अगर मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह एक रोड चलता है, बीच में 100 किलोमीटर एक राज्य के द्वारा जाता है, उस राज्य में चुनाव है, क्या क्योंकि चुनाव हो रही है मैं उस काम को रोक कर बैठूं? घोषणा करने में क्या दिक्कत है? हाँ, चुनाव वाले स्टेट्स में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जरूर घोषणा करेंगे जिससे सबका बेनिफिट है। आप करो, आप भी सरकार में थे, महाराष्ट्र में आप सरकार में हैं, आज तक उधर फैसिलिटी जितना कोरोना पेशेंट्स को लिए देना है वो दे रहे हैं क्या? इसमें कुछ संकोच करना या शर्म करने के लिए बात नहीं है। रोड्स लेके जा रहे हैं, पोर्ट्स लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेके जा रहे हैं, इसमें गलती क्या है? जनता को देने वाली जिम्मेदारी हर सरकार को है। अगर हम सरकार में आएंगे वो जनता को ये भी करेंगे, यही तो ना किया। महाराष्ट्र के को कुछ गुमराह नहीं कर रहे। महाराष्ट्र का रिएक्शन आज मैंने देखा, जिस राज्य से उन्होंने कहा कि जिस राज्य से सबसे ज़्यादा जीएसटी आता है, पैसे आते हैं वहाँ से, उसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। जिस राज्य से जीएसटी ज्यादा आता है उस राज्य में वो स्टेट्स खुद उनके अपने हेल्थ का विवरण देखना चाहिए था। मुझे कुछ
भेदभाव इसके रूपरेख जिस स्टेट से जीएसटी जाता आता है उनके लिए खर्च पर करूं, जो स्टेट्स वीक है उनको खर्च नहीं करूं, ऐसे भेदभाव करना मुझे नहीं आता। पूरे हर भारतीय राज्य में सभी फैसिलिटी देना हमारे कर्तव्य है, करना ही है। सिर्फ पैसा कमाने वाले या जीएसटी देने वाले को ही नहीं, उनको भी करेंगे, मगर बाकियों को भी करना हमारे कर्तव्य है। जिनको नहीं दिया उनको अच्छा नहीं दिया जिनको दिया उनको भी अच्छा नहीं लग रहा। जैसे ममता बनर्जी इलेक्शन में फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने कहा कि निर्मला जी ने ऐसा किया है, लेकिन बजट तो बिल्कुल ही बेकार है। ममता दीदी को तो हर विषय जो प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं उसमें कुछ ना कुछ उनका क्रिटिसिज्म रहता है। किसान, उनके अपने बंगाल में किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं दे रही है। इसका मतलब क्या है? केंद्र सरकार के द्वारा अच्छा स्कीम आने में उनको मन में दुख लगता है। अरे हमारे किसान के हाथ में मोदी जी का स्कीम का पैसा जाना, और जाने में उन लोगों को कहाँ उनके ऊपर थोड़ा और रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, अपने आप के ऊपर रिस्पेक्ट इतना नहीं होएगा। ऐसे कैलकुलेशन के जरिए जो उनके अपने नागरिक को मिलना चाहिए उसको मिलना नहीं दे रही है और वंचित कर रही है, वंचित रख रही है। सचमुच उनके अपने बंगाल के नागरिक के ऊपर अगर ध्यान है तो ऐसे रास्ता चुनना सही नहीं है। लेकिन ये तो सही है कि आप जब आपने करोड़ों रुपए पश्चिम बंगाल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए तो नज़र तो यही है कि चुनाव का इसमें बेनिफिट मिलेगा। जेन्युइनली अगर खर्च पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च कर रहे हैं, क्या आपका इरादा ये है कि चुनाव के साल किसी भी स्टेट के लिए कुछ नहीं करना? ये इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए बेनिफिशियल है, सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं है। सो करने में क्या दिक्कत है? जरूर करेंगे, इलेक्शन वाले स्टेट्स को भी करेंगे, इसमें आपत्ति किसका है? सरकार उनका है उधर बंगाल में, वो भी करें। आसाम के लिए, तमिलनाडु के लिए, दोनों के लिए आपने स्पेशल अनाउंसमेंट की, वहाँ भी चुनाव होने वाले हैं। ये गोवा में चुनाव नहीं है फिर भी अनाउंस किए हैं, यूपी में चुनाव नहीं है फिर भी अनाउंस किए हैं। बहुत सारे स्टेट्स को अनाउंसमेंट में फायदा हुआ है जहां चुनाव नहीं है। क्यों कर रहे हैं भैया? बात तो बिल्कुल सही है मैम। आपने सारे स्टेट्स के लिए किए, लेकिन इन पर ज़्यादा नज़र गई है क्योंकि ये विरोधी दल को ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उनको चुनाव हो चुनाव नहीं हो, उनको गवर्नेंस नहीं आता। एक परिवार के लिए काम करने वाले पार्टी या एक उनके अपने पर्सनल के लिए काम करने वाले पार्टी या उनके नेतृत्व को चुनौती देने वाले किसी को सहना नहीं है डेमोक्रेसी में। ऐसे पार्टी, इनको तो लगता है कि भैया ये कर दिखा रहे हैं हर विषय में, उज्ज्वला हो, एलईडी लाइट हो, बिजली का कम हो, बिजली भी गांव तक पहुंचना हो, ये सब हो रही है। हम तो कर नहीं पा रहे हैं। पिछले 3 टर्म से लगातार जीत कर आने के बाद भी हमारे परफॉर्मेंस रिकॉर्ड 0 है। इसलिए मन में इनसिक्योरिटी और फियर, उसके वजह से क्रिटिसिज्म है। जी, एक सवाल और ये भी है कि लोगों ने पूछा है, और चूंकि आप रक्षा मंत्री भी रही हैं, इस बार रक्षा बजट में डिफेंस का जो बजट है उसके लिए आपने कुछ खास नहीं किया, और ऐसे वक्त पर जब चीन और पाकिस्तान बिल्कुल चारों तरफ से खतरा है, फिर भी वो सही नहीं है बात। डिफेंस का बजट, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय हमारे सेक्रेटरी भी बोले, 3 हिस्से में देखना चाहिए। डिफेंस का सैलरीज और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बड़ा हिस्सा है। डिफेंस का
पेंशन एक दूसरा बड़ा हिस्सा है। पहला हिस्से में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी जोड़ना चाहिए, और तीसरी बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे बड़े बड़े अस्त्र खरीदे। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गई है। इन दोनों को कंपेयर ना करते हुए आप अगर सिर्फ कैपिटल बजट देखेंगे डिफेंस का, वो तो इंक्रीज ही हुआ। और फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन जो है कि नॉन लैप्सेबल फंड डिफेंस के लिए कुछ कर सकते हैं तो करिए, उसको हमने इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट किए हैं, मगर कैसे हम उसको लागू करवाना उसके ऊपर बहुत ही चर्चा होना है। उसके बाद ही वो फ्रेमवर्क आएगा। डिफेंस का बजट कम नहीं हुआ। जब आप रक्षा मंत्री थी तो मैंने देखा था कि आपने पैसे लिए थे कि डिफेंस प्रोडक्शन हमारे यहाँ होगा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। तो क्या बजट में आपने ऐसे कदम उठाए जो भारत को आत्मनिर्भर और बनाएंगे? बजट से पहले ही हमने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा करने के समय डिफेंस का प्रोडक्शन, उसमें कम से कम 200 आइटम्स को स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के लिए रिजर्व करके रखें, जिसमें इंपोर्ट विदेश से आने का नहीं है, ये प्रावधान है। और बहुत सारे आइटम जहां इंडिया में प्रोडक्शन हो रही है डिफेंस के संबंधित विषय, उसको इंपोर्ट कम करने के लिए उनमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन भी लगाए। और आपने देखा अनाउंसमेंट, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के ऑर्डर अभी एयरफोर्स ने दिया है। तेजस एयरक्राफ्ट्स जो उस समय तो 2-3 साल पहले से शुरू हुआ बात, उसका अच्छा हुआ अभी ऑर्डर दे दिया HAL को, वो 83 तेजस एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। ये सब आत्मनिर्भर करने के लिए ही डिफेंस प्रोडक्शन में कदम उठाया गया। एक सवाल, फाइनल क्वेश्चन मैं इस देश की महिलाओं की तरफ से, आपने उनके बजट में क्या दिया? आपने उनके लिए बजट में क्या दिया? जो महिलाएं घर चलाती हैं, कोरोना की वजह से जिनके रिसोर्सेज बहुत सीमित हो गए, खर्चे बढ़ भी गए, उनके लिए क्या? नहीं, महिला के लिए नहीं है, मतलब परिवार के लिए हमने बहुत सोचा है, उसमें महिला भी बेनिफिट करेंगे। और एक स्पेसिफिक महिला का बेनिफिट, अगर महिला रोजगार चाहती है, बाहर जाके जॉब करना चाहती हैं, उनके लिए रूल्स में बहुत रिलैक्सेशन भी हमने करवाए। और टेक्सटाइल सेक्टर में ज़्यादातर महिला ही काम करते हैं, उनके लिए 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क का कर रहे हैं। महिला के पोषण के लिए पोषण अभियान चला रहे हैं, जिसमें महिला का न्यूट्रिशनल लेवल्स के लिए सरकार मुफ्त उनके लिए बहुत सारे कर रही है। 4th, अफोर्डेबल हाउसिंग खरीदने के लिए, अपने ऊपर एक छत रखने के लिए जो चाहते हैं उनके लिए बहुत फैसिलिटीज़ दिए हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए टैक्स कंसेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन और बहुत सारे रियायत ऐसे दिए हैं। इसीलिए महिला का उज्ज्वला 1 करोड़ महिला को गैस सिलेंडर देने का एक्सटेंड करें। 8 करोड़ महिला को पहले मिला, अभी 1 और करोड़ के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं उज्ज्वला गैस सिलेंडर। ये सब महिला के लिए नहीं है क्या? बिल्कुल महिला के लिए ही कर रहे हैं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सिटी 24 न्यूज़ चैनल के लिए इतना वक्त निकाला और आपकी हिंदी हमें बहुत अच्छी लगी। उम्मीद है दर्शकों को भी पसंद आएगी। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे निर्मला सीतारमण जी से, वित्त मंत्री। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।